नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनोज सक्सेना। खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। राजस्थान में सियासी हलचल तेज। कांग्रेस आलाकमान ने माखन, सुरजेवाला और अविनाश पांडे को दूत बनाकर भेजा। बैठकों का सिलसिला जारी। मुख्यमंत्री गहलोत का दावा, सरकार को कोई खतरा नहीं। राहुल गांधी ने फिर साधा मोदी सरकार पर निशाना। पूछा, ऐसा क्या हुआ कि मोदी जी के रहते भारत माता की पवित्र जमीन को चीन ने छीन लिया। आईटीबीपी और बीएसएफ के डीजी बोले, हमारी भूमि हमारे पास। विकास दुबे एनकाउंटर की जांच के लिए आयोग गठित। मुठभेड़ के वक्त भागने के आरोप में गिरफ्तार दरोगा के शर्मा की सुप्रीम कोर्ट में याचिका। सीबीआई जांच की मांग। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए यूपी में अब हर वीकेंड लॉकडाउन। शनिवार और रविवार को सभी बाजार और दफ्तर रहेंगे बंद। और बीएमसी ने अमिताभ बच्चन के चारों बंगले किए सील। कंटेनमेंट जोन घोषित। अमिताभ और अभिषेक बच्चन के बाद ऐश्वर्या और आराध्या भी कोरोना पॉजिटिव। राजस्थान में रविवार को सियासी हलचल अचानक से तेज हो गई। दिन भर बैठकों का, बयानों का दौर चलता रहा। गहलोत सरकार के भविष्य को लेकर अटकलों का दौर चलता रहा। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मुताबिक सरकार को किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। सोमवार सुबह करीब 10:30 बजे जयपुर में मुख्यमंत्री आवास पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में शामिल होने के लिए कांग्रेस हाईकमान की तरफ से कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला, अजय माकन को जयपुर भी भेजा गया है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे भी बैठक में मौजूद रहेंगे। वहीं नाराज बताए जा रहे कांग्रेस के 3 जो नेता हैं, दानिश अबरार, चेतन डुड्डी और रोहित बोरा, दिल्ली से जयपुर लौट आए हैं। ये तीनों विधायकों ने कहा कि हम आखिरी सांस तक कांग्रेस के साथ रहेंगे। इससे पहले रविवार को जयपुर में मुख्यमंत्री आवास पर गहलोत का दिन भर विधायकों और मंत्रियों के साथ बैठकों का दौर चलता रहा। बता दें कि डिप्टी सीएम सचिन पायलट के साथ कांग्रेस के 10 से 12 विधायकों के अचानक दिल्ली पहुंचने से सूबे का सियासी तापमान बढ़ गया। मुख्यमंत्री गहलोत और डिप्टी सीएम पायलट के बीच मतभेद की खबरों को पार्टी नेताओं ने खारिज किया है। हमें कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया, कांग्रेस के पंजे पे सबको वोट मिले। हम हर रूप से, हर तरह से कांग्रेस पार्टी के साथ हैं और कांग्रेस पार्टी की परंपरा है कि जो कांग्रेस पार्टी का आलाकमान फैसला करता है सब उसके साथ होते हैं। ये गुट बना रहे हैं या आप बना रहे हैं, हम नहीं बना रहे। राजस्थान में सियासी हलचल के बीच उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट 3 दिन से दिल्ली में हैं। माना जा रहा है कि वो नाराज हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि सचिन पायलट के साथ कुछ विधायक दिल्ली और उसके पास इलाकों में डेरा जमाए हुए हैं। उनकी नाराजगी की एक वजह विधायकों के खरीद फरोख्त में एसओजी के उस नोटिस को माना जा रहा है जिसमें उनका बयान दर्ज करने की बात कही गई है। बता दें कि पिछले 1 साल में सचिन पायलट कई बार अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। पायलट मुख्यमंत्री गहलोत और मीडिया के खिलाफ भी बयान दे चुके हैं। हाल ही में राज्यसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री बार बार खरीद फरोख्त की आशंका जताते रहे थे, लेकिन सचिन पायलट का मानना था कि चुनाव में कोई भी खरीद फरोख्त नहीं हुई। राजस्थान में सियासी उठापटक के बीच बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया का दिलचस्प ट्वीट सामने आया है। सिंधिया ने ट्वीट में लिखा है कि ये देखकर दुखी हूं कि मेरे पुराने सहयोगी सचिन पायलट को भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दरकिनार कर दिया। ये दिखाता है कि कांग्रेस में प्रतिभा और क्षमता पर कम ही भरोसा किया जाता है। तो सियासी घमासान के बीच अब एंट्री हो गई है ज्योतिरादित्य सिंधिया की राजस्थान में। इससे पहले राजस्थान मसले पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने भी ट्वीट कर चिंता जाहिर की। सिब्बल ने अपने ट्वीट में लिखा, अपनी पार्टी के लिए चिंतित हूं। क्या घोड़ों के अस्तबल से निकलने के बाद ही हम जागेंगे। सिब्बल ने इस ट्वीट में सीधे तौर पर राजस्थान का जिक्र नहीं किया है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपनी बात कही उससे यह साफ पता चल रहा है कि उनका इशारा राजस्थान की तरफ था। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल के ट्वीट पर चुटकी ली है। कपिल सिब्बल को लगता है कि कांग्रेस में जितने लोग हैं वो अस्तबल के घोड़े हैं और उन घोड़ों को कोई भी ले जा सकता है। तो आखिर जो अस्तबल चलाने वाले लोग हैं उन पर ही घोड़ों का यकीन नहीं होगा तो आखिर घोड़े क्या करेंगे। वहाँ तो घोड़ों को घास भी नहीं दे रहे। ये जो परिवारवाद की जय कर रहे हैं उनको घास मिल रहा है, विश्वास मिल रहा है, और जो परिवारवाद की जय नहीं कर रहे
उन पर न विश्वास है न घास। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में सीमा पर पिछले कुछ सप्ताह से जारी तनाव को कम करने के प्रयासों के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान आया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच सैनिकों के पीछे हटने और तनाव कम करने की प्रक्रिया को लेकर सहमति बनी है। काफी हद तक काम प्रगति पर है। जयशंकर ने इंडिया ग्लोबल वीक में एक वीडियो संवाद सत्र में कहा कि हमने सैनिकों के पीछे हटने की जरूरत पर सहमति जताई है, क्योंकि दोनों पक्षों के सैनिक एक दूसरे के बेहद करीब तैनात हैं। इसलिए पीछे हटने और तनाव कम करने की प्रक्रिया पर सहमति बनी है। उन्होंने कहा कि अभी शुरू हुई है, काम काफी प्रगति पर है। इस समय मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। Just happened is that we've agreed on the need to disengage because the troops on both sides are very close to deployed very close to each other. So there is a disengagement and a de-escalation sort of process which has been agreed upon. It has just commenced. It's very much work in progress. So I think at this point, I really wouldn't like to say more than that. वहीं पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि अगले सप्ताह लेफ्टिनेंट जनरल स्तर के चौथे दौर की वार्ता आयोजित की जाएगी। इसका उद्देश्य दोनों सेनाओं के रियर बेस से सैनिकों की वापसी के तौर तरीकों को अंतिम रूप देना और क्षेत्र में अमन चैन बहाल करने के तरीके खोजना है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी की पिछले रविवार को फोन पर करीब 2 घंटे की बातचीत में तय किया गया था कि दोनों सेनाओं के वरिष्ठ कमांडर जल्द बैठक करेंगे और सैनिकों के पूरी तरह पीछे हटने और तनाव कम करने की प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएंगे। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लद्दाख में भारत चीन सेना के बीच उपजे तनाव को लेकर एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल ने ट्वीट किया और पूछा, ऐसा क्या हुआ कि मोदी जी के रहते भारत माता की पवित्र जमीन को चीन ने छीन लिया। राहुल ने अपने ट्वीट के साथ एक न्यूज वेबसाइट के कार्यक्रम में हुई बातचीत का लिंक भी शेयर किया है। कार्यक्रम में रक्षा विशेषज्ञ पूर्व कर्नल अजय शुक्ला LAC पर दोनों सेनाओं के पीछे हटने के दौरान भारत को हुए नुकसान के बारे में जानकारी दे रहे हैं। भारत की धरती पर चीनी सेनाओं के बैठे होने की खबरों को खारिज करते हुए भारत तिब्बत सीमा पुलिस और BSF के महानिदेशक SS देसवाल ने कहा कि भारत की जितनी जमीन है वो हमारे पास है। एक प्रेस वार्ता के दौरान SS देसवाल ने भारतीय धरती पर चीन के कब्जे के दावे को नकार दिया है। LAC पर भारत चीन गतिरोध पर SS देसवाल ने एक पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हमारे देश का जितना भी लैंड है वो हमारे पास है। हालांकि उन्होंने अपने बयान में साफ नहीं किया कि चीनी सेना पीछे हटी है या नहीं। ऐसा ना, अपने देश में एक्टिविटी हमारी सुरक्षा बल भी करते हैं और अपने देश में पड़ोसियों को भी करने का पूरा अधिकार है, लेकिन हमारा जो बॉर्डर है, हमारा जो लैंड है, वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के पूरे कब्जे में। पाकिस्तान में आतंकियों का कितना ख्याल रखा जाता है, ये एक बार फिर सार्वजनिक हो गया है। जमात-उद-दावा का प्रमुख और मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद को इमरान खान सरकार ने बड़ी राहत दी है। संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंध समिति से औपचारिक अनुमति मिलने के बाद हाफिज सईद के बैंक खाते फिर से खोल दिए गए हैं। हाफिज सईद के साथ साथ जमात-उद-दावा से जुड़े दूसरे लोगों के बैंक खाते भी फिर से चालू कर दिए गए हैं। इसका मतलब ये होगा कि अब हाफिज सईद फिर से बैंक खातों का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों को चलाने में कर सकेगा। पाकिस्तान सरकार की इस हरकत ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि पाकिस्तान में आतंकियों की कितनी मदद की जाती है। मुझे तो ताज्जुब लगता है ये UNSC का निर्णय सुन के। क्या UNSC मानता है कि ये लोग निर्दोष हैं? क्या UNSC मानता है कि ये आतंकी नहीं हैं? क्या UNSC नहीं जानता है कि अमेरिका ने हाफिज सईद पे $10 मिलियन का बाउंटी रख रखा है? क्या ये यूनाइटेड नेशंस के रिकॉर्ड्स में आतंकी इनलिस्टेड नहीं है? आप एक आतंकी को क्यों इस तरह की मोहलत देते हैं?
क्यों इस तरह की सुविधा देते हैं? जम्मू कश्मीर पुलिस ने तहरीक हुर्रियत के चेयरमैन मोहम्मद अशरफ सहराई को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने सहराई को उनके आवास से सुबह करीब 5 बजे गिरफ्तार किया। सहराई कश्मीरी अलगाववादी नेता और तहरीक हुर्रियत के अध्यक्ष हैं। आपको बता दें कि अशरफ सहराई का MBA पास आउट बेटा आतंकी जुनैद इसी साल मई में श्रीनगर एनकाउंटर में मारा गया था। वो हिजबुल मुजाहिदीन का डिवीजनल कमांडर था। वहीं आज सहराई की गिरफ्तारी के अलावा प्रतिबंधित संगठन जमात-ए-इस्लामी के कुछ सदस्यों को भी हिरासत में लिया गया है। इन सभी पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी कि PSA के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। कोरोना वायरस का प्रभाव संसद के मानसून सत्र पर भी पड़ा है, लेकिन सत्र के सफलतापूर्वक आयोजन के लिए तैयारियां भी चल रही हैं। माना जा रहा है कि संसद का मानसून सत्र जल्द ही आयोजित किया जाएगा। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि मानसून सत्र निश्चित रूप से आयोजित किया जाएगा। सरकार सभी औपचारिकताएं करेगी और सभी सावधानी भी बरतेगी। इससे पहले संसद के दोनों सदनों के महासचिवों को मानसून सत्र के लिए आवश्यक तैयारी करने के लिए कहा गया। सूत्रों के मुताबिक दोनों महासचिवों को कहा गया है कि कोरोना काल में संसद में एक सत्र के दौरान सांसदों की उपस्थिति के दौरान सामाजिक दूरी के मानकों का ख्याल रखा जाए। लोकसभा और राज्यसभा के अधिकारियों को बताया गया है कि दोनों ही सदन की अपने अपने कक्षों से एक साथ काम करने की उम्मीद है। मानसून के सेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार होना चाहिए वो ज़रूर होगा और बाकी सब फॉर्मेलिटी वगैरह जो है प्रिकॉशन जो वगैरह लेने का सरकार ज़रूर लेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। किसान और ग्रामीण आबादी इनको लेकर के जो आपके फैसले रहे हैं, सबसे अहम फैसले किनको आप मानते हैं? दुनिया के अर्थशास्त्री इस बात को मानते हैं कि जब मंदी का दौर हो उस समय ग्राहकों के जेब में पैसा डालना चाहिए सरकार को, तो मंदी से उबरा जा सकता है। और इस बात को कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने इसको बेहतर समझा। उस न्याय योजना के अवधारणा को कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में शामिल किया और ये उसी से प्रेरित है। 2 बड़े अध्यादेश जारी हुए हैं, तो आप इन जो दोनों ये फैसले हैं उनको किस तरीके से ले रहे हैं? ये मंडी शुल्क वगैरह जो बंद किए हैं, राज्य सरकार के अधिकारों का हनन किया है, तो इससे केवल व्यापारियों को लाभ होगा, किसानों को कोई लाभ होने वाला नहीं। देखिए हिंद किसान डायलॉग्स छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ सिर्फ स्वराज एक्सप्रेस पर। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 1800-300-26072. कानपुर में 2 और 3 जुलाई को हुई मुठभेड़ में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। चौबेपुर थाने के निलंबित बीच प्रभारी के शर्मा ने ये अर्जी दाखिल की है। अर्जी में के शर्मा ने विकास दुबे और उसके साथियों के एनकाउंटर के मद्देनजर खुद की जान को खतरा बताते हुए अदालत से सुरक्षा की मांग की है। मामले की जांच यूपी पुलिस के बजाय CBI या किसी दूसरी स्वतंत्र एजेंसी से कराए जाने की मांग की। बता दें कि के शर्मा कानपुर एनकाउंटर के वक्त वहां मौजूद थे, लेकिन ऐन मौके पर घटना स्थल से भाग गए थे। उनको और SO विनय तिवारी को पुलिस ने विकास दुबे से संबंध रखने और उसके लिए मुखबिरी करने, साथ ही एनकाउंटर के समय पुलिस टीम की जान खतरे में डालने के आरोप में गिरफ्तार किया था। कृष्ण कुमार शर्मा की जान को खतरा है और जिस तरह से किलिंग्स हुई हैं विकास दुबे और उनके साथियों की, उसी तरह से यह भी हो सकता है कि इन्हें भी कहीं पर मार दिया जाए।
विकास दुबे, प्रभात मिश्रा, रणबीर शुक्ला, अमर दुबे, प्रेम प्रकाश दुबे, अतुल दुबे, सबका एनकाउंटर कानपुर पुलिस ने कर दिया है। और अगर कानपुर पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन करती है तो फेयर, इम्पार्शियल और जुडिशियस इंक्वायरी नहीं होगी। इसलिए अपनी जान माल की रक्षा के लिए, खुद के लिए और साथ ही साथ एफआईआर के ट्रांसफर के लिए कृष्ण कुमार शर्मा ने अभी सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाई है। हमारा निवेदन है माननीय सुप्रीम कोर्ट से कि इमीडिएटली इस पिटीशन को सुना जाए और उस मैटर का ट्रांसफर किया जाए ताकि इनकी जान की रक्षा की जाए। योगी सरकार ने विकास दुबे केस के लिए एक सदस्यीय आयोग का गठन किया है। रिटायर्ड जस्टिस एसके अग्रवाल एनकाउंटर की घटना की जांच करेंगे। उनका हेडक्वार्टर कानपुर में होगा। आयोग को 2 महीने के अंदर रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है। इसके पहले विकास एनकाउंटर केस में एसआईटी गठित कर दी गई। कानपुर में हुए एनकाउंटर में विकास दुबे और उसके साथियों ने 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी। योगी आदित्यनाथ सरकार ने अब इस मामले में एसआईटी गठित कर इसके विभिन्न पहलुओं की जांच के आदेश दिए हैं। एसआईटी की अध्यक्षता अपर मुख्य सचिव संजय करेंगे। मुंबई पुलिस ने एनकाउंटर में मारे गए खूंखार अपराधी विकास दुबे के गुर्गे को गिरफ्तार किया है। गुर्गे का नाम गुड्डन त्रिवेदी है। महाराष्ट्र पुलिस के मुताबिक पकड़े गए बदमाश ने कबूल किया है कि वो एनकाउंटर जो कानपुर हत्याकांड था उसको अंजाम देने के बाद फरार हो गया था। अपना फोन भी उसने गांव के पास ही एक दुकान पर छोड़ दिया था। पुलिस के मुताबिक गुड्डन को दतिया तक उसके ड्राइवर ने कार से छोड़ा था, जहां से वो एक ट्रक में बैठकर पहले नासिक और फिर दूसरे ट्रक से ठाणे पहुंचा। ठाणे में वो अपने एक जानने वाले के घर पर रुका था। हालांकि घर के लोग गुड्डन को निकलवाना चाहते थे, लेकिन उसके डर से वो निकाल नहीं पा रहे थे। शनिवार को पुलिस को जानकारी मिली कि कानपुर हत्याकांड में फरार अभियुक्त मुंबई में है, तो पुलिस ने तलाशी शुरू की और फिर जाल बिछाकर ठाणे से गुड्डन त्रिवेदी और उसके ड्राइवर सोनू तिवारी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को पूछताछ में मालूम हुआ है कि गुड्डन विकास दुबे के साथ कई अपराधों में शामिल रहा है, जिसमें मंत्री संतोष शुक्ला मर्डर केस भी है। यूपी सरकार ने उसकी गिरफ्तारी के लिए इनाम की घोषणा भी की थी। पोस्टर उन्होंने जारी किया था, उसमें जो वांटेड एक्यूज की और वांछित सहयोगी और वांछित ऐसा वो पोस्टर में है, उसमें से एक का हमारे पास इंफॉर्मेशन आया था। तो वो यहाँ पे ठाणे मुंबई एरिया में है या छिपने की कोशिश कर रहा है, ऐसी इन्फॉर्मेशन हमारे पास एटीएस के पास आई थी। तो उस एक आदमी को अभी हिरासत में लिया गया आज। दिल्ली दंगों के मामले में नेताओं पर शिकंजा कसता ही जा रहा है। अब बारी बीजेपी नेता कपिल मिश्रा की आई है। कपिल मिश्रा पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया था, जिसके विरोध में जाकिर मलिक और मोहम्मद अली ने कोर्ट से गुहार लगाई। याचिकाकर्ताओं के वकील महमूद प्राचा ने बताया कि अब इस मामले में अदालत ने रिपोर्ट तलब की है। इस मामले में अगली सुनवाई 20 जुलाई को होनी है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश में हर वीकेंड पर लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है। यूपी की योगी सरकार ने अनलॉक की नई गाइडलाइन जारी की हैं। यूपी में सभी बाजार सोमवार से शुक्रवार खुलेंगे, जबकि शनिवार और रविवार को प्रदेश के सभी बाजार और दफ्तर पूरी तरह बंद रहेंगे। हालांकि बैंक खुले रहेंगे। शनिवार और रविवार को बाजारों में साफ सफाई और सैनिटाइजेशन का काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने औद्योगिक इकाइयों में भी शनिवार और रविवार को सैनिटाइज करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री योगी ने यूपी में कोरोना टेस्टिंग क्षमता बढ़ाकर 50,000 टेस्टिंग रोजाना करने के निर्देश भी दिए हैं। राज्य में सभी कोविड अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के हो, इसके लिए निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि यूपी में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़कर 35,000 के पार पहुंच चुके हैं। वहीं देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 8.5 लाख पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो देश में 28,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। वहीं यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार के कोरोना से निपटने के इंतजाम नाकाफी हैं। सरकार को जो इंतजाम करने चाहिए थे पूरी तरह उस इंतजाम में फेल है। कई सारे प्रमाण इस बात को साबित करते हैं कि इस महामारी और इस लड़ाई में
उत्तर प्रदेश की सरकार खासकर केवल आंकड़ों की बाजीगरी को उलझाने का काम की है। पूरी तरह यह सरकार इस महामारी में इलाज या व्यवस्था में फेल है। वहीं कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए कर्नाटक में हर रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन लागू है। कर्नाटक की येदियुरप्पा सरकार ने 2 अगस्त तक हर रविवार को पूरा लॉकडाउन रखने का फैसला किया है। जरूरी सेवाओं को छोड़कर दुकानें, बाजार सब बंद हैं। इसके अलावा कोरोना वायरस के बढ़ते मामले के चलते बेंगलुरु में 14 से 22 जुलाई तक पूरी तरह लॉकडाउन लागू करने का फैसला किया गया है। बेंगलुरु, हुबली समेत सभी बड़े शहरों में सड़कों को सैनिटाइज भी किया जा रहा है। रविवार 5 जुलाई को पूर्ण लॉकडाउन लागू करने की शुरुआत हुई थी। राज्य में 2 अगस्त तक सभी सरकारी दफ्तरों को भी हर शनिवार को बंद रखा जा रहा है। कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन पहले की तरह लागू है। कर्नाटक में कोरोना संक्रमण के मामले 33,000 के पार पहुंच चुके हैं। अब तक 543 लोगों की संक्रमण के चलते मौत हो चुकी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़े 12 कॉलेजों के शिक्षक सैलरी को लेकर परेशान हैं। इनका कहना है कि इन्हें बीते 2 महीने से सैलरी नहीं मिली है। दरअसल ये 12 कॉलेज दिल्ली सरकार से फंडेड हैं, जो सैलरी को लेकर परेशान हैं। 12 कॉलेज दिल्ली गवर्नमेंट के 100% फंडेड कॉलेज हैं, जहां पर मई महीने से यानी मई का जून का 2 महीने की सैलरी तो आई ही नहीं है, और जुलाई जो अभी चल रहा है इसके आने की भी कोई उम्मीद है नहीं, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट वहाँ पर फंड नहीं दे रही है। और उनका सेंट्रल गवर्नमेंट या दिल्ली यूनिवर्सिटी से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को लेके कुछ प्रॉब्लम चल रही है, कुछ बात चल रही है, जिसको लेके कोई सैलरी अभी नहीं आ रही है। टिड्डियों का हमला शहर दर शहर जारी है। अब ये जो दल है वो लखनऊ पहुंच गया है, जो कि लखनऊ के दुबग्गा, काकोरी और मलिहाबाद समेत कई इलाकों में फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। टिड्डी इतने ज्यादा तादाद में हैं कि इन इलाकों में रहने वाले लोग अपने घरों से बाहर तक नहीं निकाल पा रहे, जिससे लोगों में दहशत बनी हुई है। छत्तीसगढ़ के रेड कॉरिडोर में अब हालात बदलने लगे हैं। यहाँ कई नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं। इन्हीं में से एक छोटू पथा है और जो कभी नक्सली हुआ करता था, अब शहीदों की स्मृति में बने स्मारक की साफ सफाई में लगा है। बता दें कि 12 जुलाई 2009 को जो मदनवाड़ा, सीता गांव और कोरकोट्टी में नक्सली हमला हुआ था, उसमें छोटू पथा भी शामिल था। इस हमले में तत्कालीन एसपी विनोद कुमार समेत 29 जवान शहीद हुए थे। इस घटना के बाद कई नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, इसमें छोटू पधा भी शामिल है। राजनांदगांव के एसपी जितेंद्र शुक्ला का कहना है कि अगर नक्सली मुख्य धारा में लौटते हैं तो उन्हें सम्मानपूर्वक जीने का हक दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ पुलिस का हमेशा से ये नज़रिया रहा है कि जो लोग भी गलत रास्ते चले गए हैं, अगर वो सरेंडर करते हैं तो हम उन्हें वापस से पुनः आम जीवन में शामिल करते हैं और उन्हें सम्मानपूर्वक जीने का रास्ता दिखाते हैं। उसका परिणाम है कि वो जो सरेंडर नक्सली है, और वो हमारे यहाँ कल जो 12 जुलाई को जो हमारे एसपी सर शहीद हुए थे, और उसमें भी वो काम कर रहा है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में आदिवासी ही नहीं, स्वास्थ्यकर्मी भी इन दिनों मुश्किलों से जूझ रहे हैं। इन इलाकों में मलेरिया उन्मूलन को सफल बनाने के लिए जहां टीम को जूझना पड़ रहा है, वहीं लोगों की मदद भी करनी पड़ रही है। उस पर पहाड़ी नालों में इन दिनों उफान आया हुआ है, जिससे जान जोखिम का खतरा भी बना हुआ है। इसके बाद भी स्वास्थ्यकर्मी इन इलाकों में अपना काम तो कर ही रहे हैं, लोगों की मदद भी कर रहे हैं। हाल ही में स्वास्थ्य कर्मियों ने एक गर्भवती महिला को टोकरी और रस्सियों के सहारे 3 किलोमीटर दूर पहुंचाया, जहां महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया। दोनों मां बच्ची स्वस्थ हैं, इसकी हर तरफ तारीफ हो रही है। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण आदिवासी इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं का हाल बेहद बुरा है। सड़क निर्माण से जुड़ी तमाम योजनाओं के संचालन के बावजूद राज्य के तमाम इलाकों में स्वास्थ्य कर्मी मौके पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। यह आलम तब है जब राज्य में मलेरिया के बाद कोरोना का संक्रमण जोरों पर है। देखना है कि स्वास्थ्य महकमा इससे कैसे निपटता है। मैं आवेश तिवारी, रायपुर, छत्तीसगढ़ से।
बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन कोरोना वायरस संक्रमित पाए जाने के बाद मुंबई के नानावटी हॉस्पिटल में एडमिट हैं और अपना इलाज करा रहे हैं। दोनों ही कलाकार एक ही फ्लोर पर आसपास के कमरे में ही एडमिट किए गए हैं। नानावटी हॉस्पिटल के सोर्स की माने तो दोनों एक्टर अच्छा रिस्पॉन्स भी कर रहे हैं। अमिताभ और अभिषेक अलग कमरे में हैं, हालांकि वो पास कमरे बताए जा रहे हैं। लगातार एक दूसरे के संपर्क में भी हैं। दोनों मोबाइल से घर पर भी बात कर रहे हैं। डॉक्टर्स की माने तो दोनों की रिकवरी भी तेजी से हो रही है। अभिषेक को काफ़ी हल्के लक्षण हैं, वहीं चलते वक्त अमिताभ बच्चन को सांस लेने में तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर्स की खास टीम जो है हर घंटे बिग बी और अभिषेक की जांच कर रही है। डॉक्टर्स का ऐसा मानना है कि दोनों के स्वास्थ्य को देखते हुए सोमवार के एक बार फिर से दोनों एक्टर्स का कोरोना टेस्ट कराया जा सकता है। रविवार को दिन में ही ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या बच्चन की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। घर में आइसोलेट उन्हें किया गया है। बता दें कि बच्चन परिवार से सिर्फ जया बच्चन ही ऐसी हैं जो कोरोना नेगेटिव हैं। बीएफसी ने बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के मुंबई स्थित चारों बंगलों को सील कर दिया है। चारों बंगले को कोरोना प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। बीएमसी की टीम बंगले की जांच कर रही है और इन बंगलों में सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। ये तस्वीरें आपको हम बंगले की दिखा रहे हैं। जलसा, प्रतीक्षा, जनक और वत्स को कोविड-19 के दिशा निर्देशों के मुताबिक प्रतिबंध क्षेत्र घोषित किया गया है और उन्हें अब सील कर दिया गया है। देश भर में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन के जल्द ठीक होने के लिए दुआएं मांगी जा रही हैं। उज्जैन, भोपाल और लखनऊ में भी अमिताभ और अभिषेक के लिए विशेष पूजा अर्चना की गई। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में पंडितों ने महामृत्युंजय मंत्र का पाठ कर बाबा महाकाल से दोनों के स्वस्थ होने की प्रार्थना की। अमिताभ और अभिषेक कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अस्पताल में हैं। अभिनेत्री और मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने एक वीडियो मैसेज के जरिए अपने ठीक होने की खबर दी है। दरअसल कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर हेमा मालिनी के कोरोना संक्रमित होने की खबर वायरल हो रही थी, जिसके बाद हेमा मालिनी ने ये वीडियो मैसेज जारी किया है। हेमा मालिनी ने कहा कि भगवान कृष्ण की कृपा से एकदम मैं ठीक हूँ, चिंता की कोई बात नहीं। भारतीय क्रिकेट टीम इस साल के अंत में 4 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाएगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने इस दौरे के लिए हरी झंडी दे दी है। इंडिया टुडे से बात करते हुए गांगुली ने कहा कि हमने इस दौरे की मंजूरी दे दी है। दिसंबर में हम वहां आएंगे। हमें बस ये उम्मीद है कि हमारे खिलाड़ियों के लिए क्वारंटीन के दिनों को बहुत वहां कुछ कम किया जाए। वक्त छोटे से ब्रेक का है। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।